हेलो दोस्तों, मैं सचिन आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसीसी ऑनलाइन क्लासेस पर। ठीक है, यहां पर मैं आज क्या करूंगा, पूरा एक चैप्टर का निपटारा करूंगा। ठीक है, जो कि क्वेश्चन उससे आते ही हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है विलियन। क्या नाम है? चैप्टर का नाम है विलियन। ठीक है, विलियन चैप्टर की बात करूंगा, जिसको मैं बोलता हूँ सॉल्यूशन। इंग्लिश में क्या बोलता हूँ? सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है मोलरता। क्या चीज़? मोलरता। इसकी अगर मैं बात करता हूँ मोलरता की, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन सेम छपेगा, देख लेना तुम आप लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखना, यही क्वेश्चन सेम ऐसे ही आएगा। मोलरता किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? 1 लीटर विलियन में, किसमें? 1 लीटर विलियन में उपस्थित, विलियन में उपस्थित ठीक है, उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, विलय के मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को, ठीक है, मोलों की संख्या को विलियन का मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल एम से, ठीक है, प्रदर्शित किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, प्रदर्शित किया जाता है। इसकी इकाई, ठीक है, कलर चेंज कर रहा हूँ, मोल प्रति लीटर। क्या चीज़? मोल प्रति लीटर, ठीक है, होती है। मोल प्रति लीटर होती है। ठीक है, ये हुआ। अब इसका जो फार्मूला जिस पे न्यूमेरिकल आते हैं वो होता है मोलरता बराबर, क्या चीज़? मोलरता बराबर, ठीक है, विलय की मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या, ठीक है, अपॉन में विलियन का आयतन। क्या चीज़? विलियन का आयतन। ठीक, विलियन का आयतन, वो भी किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको अगर शॉर्ट लिखूंगा तो क्या होगा? m बराबर मोलों की संख्या को लिखते हैं n से। किससे लिखते हैं? n से। और आयतन को लिखते हैं v से। तो क्या हो जाएगा? n अपॉन में v। v किस में हो? l में हो। किस में? l में। ये हो गया मेरा फार्मूला। ठीक है, अब देखो m बराबर n अपॉन में v, ये हो गया। ठीक, ये फार्मूला अभी यूज आएगा। ठीक है, इस फार्मूले का यूज अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, क्या होता है? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलियन का मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी इकाई क्या होती है? मोल प्रति लीटर होती है। फार्मूला मेरा क्या था? मोलरता बराबर विलय की मोलों की संख्या अपॉन में विलियन का आयतन लीटर में। शॉर्ट में लिखूंगा m बराबर n अपॉन में v, क्योंकि मोलों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है? जो यहाँ पर आयतन दिया रहता है, क्या चीज़? जो आयतन दिया रहता है वो मेरा क्वेश्चन में कैसा दिया रहता है? आयतन जो दिया रहता है ml में दिया रहता है। किसमें? ml में। तो आपको पता होना चाहिए 1 लीटर बराबर, क्या चीज़? 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है। कितना होता है? 1000 ml। अगर ml में होगा उसको लीटर में चेंज करूंगा तो 1000 से डिवाइड कर देंगे सिर्फ, बस। ठीक है, अब क्या करता हूँ, इसी का एक न्यूमेरिकल देख लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, तब आंसर देना है। 5.58 ग्राम सोडियम क्लोराइड को लिखता हूँ NaCl से। किससे? NaCl से। क्वेश्चन में ये भी दिया रहेगा, जो Na होता है उसका भार कितना होता है? 23। जो Cl होता है उसका क्या होता है? 35.5। ठीक है, ठीक है, को 250 ml में, कितने में? 250 ml में घोला गया। प्राप्त विलियन में मोलरता की गणना कीजिए। मतलब कि बड़े वाले m की क्या करनी है? गणना करनी है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा क्या? सोडियम क्लोराइड का भार जो दिया है उसको लिखूंगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का भार, सोडियम क्लोराइड का भार, सोडियम क्लोराइड का भार जो कि है वो मेरा कितना है? 5.58 ग्राम है। इतना है। ठीक है, समझ में? 5.58 ग्राम। अब मैं निकालूंगा सोडियम क्लोराइड का अनुभार। क्या चीज़?
सोडियम क्लोराइड का अणुभार, ठीक है। इसकी मैं बात करता हूँ, सोडियम क्लोराइड का अणुभार, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का मैंने बोला क्या होता है, NaCl, ठीक है। ये अणुसूत्र होता है, ठीक है। बात करता हूँ सोडियम का कितना होता है 23, क्लोराइड का क्या होता है 35.5। जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 58.5, ये हो जाएगा क्या सोडियम क्लोराइड का अणुभार। अब क्या आपको पता है मोलरता निकालने के लिए मोलों की संख्या की आवश्यकता पड़ती है। जब मैं मोलों की संख्या निकालूंगा तो क्या होगा, तो होगा सोडियम क्लोराइड के मोलों की संख्या, सोडियम क्लोराइड के मोलों की संख्या, ठीक है, बराबर क्या होगा NaCl का भार, शॉर्ट में लिख रहा हूँ NaCl का भार, ठीक है, अपॉन में NaCl का अणुभार, NaCl का अणुभार, इसकी बात करता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन में सब चीज़ें मैंने निकाल ली थी। मोलों की संख्या को लिखता हूँ N से, तो क्या हो जाएगा NaCl के N ऐसे, ठीक है। NaCl का भार कितना है, क्वेश्चन में दिया, कितना दिया है 5.58 दिया है। अब मैं बात करता हूँ किसकी, NaCl का अणुभार कितना है, ये देखो यहाँ दिया है, कितना दिया है 58.5। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसा करता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक जीरो लगा लेता हूँ। क्या लगा लेता हूँ, जीरो, दशमलव के बाद जीरो बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या होगा, इस दशमलव से ये दशमलव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरा बचेगा वो कितना बचेगा 558, और बटे में क्या बचेगा 558, और ये क्या होगा जीरो होगा। 500 कितना है 558, क्या बचेगा यहाँ जो बचेगा, क्या बचेगा 558, और ये क्या होगा जीरो होगा, ठीक है। अब आपको पता है ये 10 बार में जाएगा, 1 ऐसे, और नीचे क्या होगा 1, और ये वाला जीरो, ठीक है। तो इधर बात करता हूँ, इधर साइड, ठीक है, इसको ऐसे डिवाइड करते हैं थोड़ा, ठीक है। इधर मैं बात करूँगा, जो आ जाएगा NaCl, क्या चीज़ NaCl के मोलों की संख्या बराबर क्या 1/10, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ जीरो, ये यहाँ से हटेगा, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट जाएगा 0.1 मोल, ये आ जाएगा, ठीक है 0.1 मोल, ठीक है। NaCl के मोलों की संख्या मेरी ये क्या हो गई, निकल गई, ठीक है। इसको ऐसे कर लेते हैं। अब आपको दिया था, क्या दिया था, जो आयतन था मेरा, क्या था, मोल की गणना कीजिए, विलियन में घोला गया। जो आयतन था, क्या चीज़, जो आयतन मेरा था वो कितना था, वो था 250 ml, कितना था 250 ml। इनको लीटर में चेंज करना, क्या करोगे 250 को किससे डिवाइड करोगे 1000 से डिवाइड करोगे, ये किस में हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा, ठीक। अब क्या करता हूँ, ये जीरो से जीरो कैंसिल, 25 करना 25, 25 चौके 100, ये मेरा आ जाएगा कितना 1/4 लीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/4 लीटर। तो मैं यहाँ पर बात करूँगा, देखना क्या होगा 1/4 आया, तो इसको क्या करूँगा यहाँ डिवाइड करूँगा, देखो 4 से 1 को डिवाइड करना, यहाँ पॉइंट, यहाँ जीरो, 4 दूनी 8, बचे कितने 2, फिर यहाँ जीरो, 4 पंचे 20, तो आ जाएगा मेरा क्या, यहाँ जो आएगा वो आएगा 0.25 लीटर, ये आ जाएगा मेरा, ठीक है क्लियर। जो आयतन आएगा वो मेरा क्या आ जाएगा, जो आयतन होगा 0.025 लीटर आयतन आ जाएगा। अब इधर देख लेते हैं, इधर जगह है मेरी, ठीक है। मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर होता है, मोलरता बराबर जो होता है वो क्या होता है, मोलों की संख्या, किसकी, मोलों की संख्या अपॉन में आयतन, क्या चीज़ आयतन, वो भी किस में होना चाहिए L में होना चाहिए, जो कि मैंने निकाल लिया। मोलों की संख्या यहाँ से निकली थी, कितनी आई 0.01, 0.01 अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में मेरा जो आ जाएगा वो देखना क्या आएगा, आयतन क्या है, यहाँ देखो 0.25। ऐसा करते हैं, यहाँ पॉइंट है, यहाँ एक जीरो बढ़ा लेते हैं, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा 10 बटे कितना आ जाए 10/25, 10/25 को इधर काट रहा हूँ, 10/25, 25 से डिवाइड करना है, यहाँ पॉइंट, यहाँ जीरो, 25 चौके 100, कितना आ जाएगा। जो मेरा आंसर आएगा, इधर देखो लिख रहा हूँ, जो आंसर आएगा मोलरता बराबर मेरा आंसर आ जाएगा, देखना क्या आ जाए, ये देखो 0.4 मोल प्रति लीटर आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये देखो 0.04 मोल प्रति लीटर आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ से इधर छापो, इधर से इधर घूम के जाओ, और इधर से क्या करो, इधर वापस आ जाओ, यहाँ पर मेरा क्या हो जाए, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ये मेरा तो क्या था, ये तो मोलरता का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब यहीं पर एक आता है मोललता, क्या आता है, मोललता, उसको देख लेता हूँ, ठीक है। मैं बात करता हूँ मोललता की, ठीक है। क्या होता है, मोललता होता है 1 किलोग्राम, ठीक है, विलायक में उपस्थित, किसमें, विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, विलयन का मोललता कहते हैं, विलयन का मोललता कहते हैं, ठीक है। इसे स्मॉल m, क्या चीज़, स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, किया जाता है, ठीक है। अगर मैं इकाई की बात करता हूँ, इकाई जो होती है वो होती है मोल प्रति केजी, क्या होती है, मोल प्रति केजी होती है, ठीक है। ये इकाई होती है इसकी, ठीक है, मोल प्रति केजी होती है, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ क्या होता है मोललता। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन का मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है, इसकी इकाई मोल प्रति केजी होती है। तो क्या हो जाएगा, मोललता बराबर जो मेरा फार्मूला होता है, मोललता बराबर मेरा फार्मूला होता है मोलों की संख्या, क्या चीज़, मोलों की संख्या अपॉन में विलयन का भार, किसका, सॉरी विलायक का भार, किसका, विलायक का भार, वो भी किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो अगर इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, स्मॉल m बराबर n अपॉन में क्या हो जाएगा, भार को किससे, तो मास m से लिखता हूँ, किससे, m से लिखता हूँ, मास, ठीक, कि मास वो भी किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए, ठीक। ये मेरा शॉर्ट में फार्मूला हो गया। अब आपको पता होगा ना, इसके जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, जो होता है मैं ग्राम में दिया रहता है, केजी में चेंज करना होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 1 केजी बराबर होता है, क्या होता है, 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम होता है, कितना होता है, 1000 ग्राम, मतलब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। ये तो मेरी इसकी क्या थी, थ्योरी थी। इस पर मैं अब क्या देखता हूँ, न्यूमेरिकल एक देख लेता हूँ, ठीक है। आइए देखता हूँ, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। थ्योरी तो हो गई थी, अब मैं न्यूमेरिकल देख लेता हूँ। न्यूमेरिकल जो है ना, 11.7, क्या चीज़, 11.7 NaCl को 500 ग्राम जल में घोला गया, ठीक है, कितने, 500 ग्राम जल में घोला गया। तो प्राप्त विलयन में किसकी, मोललता की गणना कीजिए, किसकी, मोललता की गणना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो चीज़ें दी हैं उसको पहले लिखता हूँ। सबसे पहले जो NaCl का भार है, क्या चीज़, NaCl का जो भार है, NaCl का भार जो दिया वो कितना दिया है, 11.7 ग्राम, ठीक है, ये दिया है, NaCl का भार 11.7 ग्राम दिया, ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगा, NaCl का अणुभार, NaCl का अणुभार। इसकी अगर मैं बात करता हूँ ना, तो देखना क्या होगा, NaCl का अणुभार, Na का होता है कितना, 23, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन मैंने बताया है, और Cl का कितना होता है, 35.5 होता है, ठीक है, समझ में, कितना होता है, 35.5। जब दोनों को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 5 3 8 और 3 2 5 और दशमलव के बाद ये इतना, ठीक है। जो NaCl का अणुभार होगा इतना होगा। अब मैं निकालूंगा NaCl के मोलों की संख्या, किसके, NaCl के मोलों की संख्या। अगर मैं इसको निकालूंगा तो देखना यहाँ से क्या होगा, NaCl के मोलों की संख्या, जो कि मेरा क्या होगा, NaCl का भार होगा, NaCl का भार, ठीक है, क्लियर। और नीचे क्या हो जाएगा, NaCl का अणुभार, NaCl का अणुभार, ठीक है। मोलों की संख्या निकालनी है तो यही आपको फॉर्मूला लगाना है हर बार। NaCl का भार जो मेरा दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है, वो दिया था 1.7 ग्राम, ठीक है, आया समझ में। अभी जो मैंने निकाला ये भी भार है ना, ये कितना निकला, NaCl का अणुभार निकला, वो कितना, 58.5, कितना है, 58.5 ग्राम है, ठीक है, आया समझ में। अब आपको पता होगा, यहाँ से इतना तो मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ क्या, देखो, अब ग्राम से ग्राम कैंसिल, पॉइंट से
पॉइंट कैंसिल, ठीक है, क्लियर। अब मैं बात करता हूँ क्या यहाँ से ये क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो किससे काटता हूँ, सबसे पहले काटता हूँ इसको किससे, 100 किससे काट देता हूँ इसको, ठीक है, इसको मैं काट देता हूँ 19 नवैया कितना, हाँ 19 कैसे इससे काटता हूँ, जब काटोगे कितना होगा, ये इसका 150 देखो ये 5 गन्नम 5, ठीक है, और 17 पच्चे 85, एक के एक बटे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि ये इसका 1/5 है, ठीक है 1/5 है। अब ये मेरा 1/5 आ गया, 1/5 को क्या लिख सकता हूँ, देखना यहाँ पर, यहाँ देख रहा हूँ 1/5 को, 1 को डिवाइड करना है 5 से, यहाँ पॉइंट यहाँ 0, 5 दूनी 10, 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ जो मोलों की संख्या आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 0 क्या आ जाएगा 2 मोल, 0 क्या आ जाएगा 2 मोल आ जाएगा। मतलब कि NaCl के मोलों की संख्या जिसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ n से, NaCl के मोलों की संख्या जो आ जाएगी वो मेरी क्या आ जाएगी 0.02 मोल आ जाएगी, ठीक है। अब मैं इधर बात करता हूँ जो क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया है मेरा भार, क्या दिया है, भार दिया है, भार वो भी कितना दिया है, यहाँ 500 ग्राम है, कितना है 500 ग्राम है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इस 500 ग्राम को केजी में चेंज करूँगा तो क्या करूँगा, 1000 से डिवाइड, 500 को 1000 से डिवाइड करूँगा, ठीक है, ये किस में हो जाएगा केजी में हो जाएगा। अब देखना ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 5 के 5 5 दूनी 10, तो मेरा क्या आ जाए 1 बटा कितना आ जाएगा 2, 1/2 को क्या लिख सकता हूँ, अभी मैंने देखो इसको 1 को डिवाइड करना है, सॉरी 1 को डिवाइड करना 2 से, यहाँ पॉइंट यहाँ जो 2 पंची 10, इसको लिख सकता हूँ 0.5, तो जो मेरा भार आएगा वो कितना आएगा 0.5 kg, ठीक है। जो भार आ गया वो आ गया 0. कितना आ जाएगा 0.5 kg आ गया, ठीक है। अब आपको पता है मोललता बराबर, आपको पता ही मैंने बताया था क्या होता है, मोललता बराबर मेरा होता है, मोललता बराबर होता है मोलों की संख्या, क्या चीज़, मोलों की संख्या, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या अपॉन में क्या हो जाएगा भार, भार होगा, वो भी विलियन का, वो भी किस में होगा केजी में होगा। मैंने निकाला यहाँ पर, देखो क्या है, जो भार सबसे मोलों की संख्या क्या है 0.2, ठीक है, इसकी संख्या क्या है 0.5, ठीक है। देखो दशमलव से दशमलव कैंसिल, ठीक है, क्या आ जाएगा 2/5, 2/5 को क्या लिख सकता हूँ साइड में, देखो यहाँ पर 5, 2 को डिवाइड करना 5 से, यहाँ 0, यहाँ पॉइंट यहाँ 0, 5 के 20, ये देखो 20 से 20 कैंसिल, तो इसको लिख सकता हूँ, जो मेरा आंसर आएगा क्या आ जाएगा, यहाँ देखो 0.4 पहले तो मोल आएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा केजी आ जाएगा, बस जो मोललता है इसको स्मॉल m से लिखते हैं, मोललता बराबर क्या आ जाएगा 0.4 मोल प्रति केजी, ठीक है। इसको मैं मोलल भी लिख सकता हूँ, इतनी चीज़ को क्या लिख सकता हूँ मोलल, क्या लिख सकता हूँ मोलल भी लिख सकता हूँ, आया समझ में, कोई कंफ्यूज नहीं होने की बात है, मोलल लिखा तब भी कोई दिक्कत नहीं। देखो इतना इजी क्वेश्चन आया था 2018 में, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूँ जो कि मेरा आता है मोल प्रभाष, ठीक है। ये इसको देखो, इसको करना क्या, आप लोग को ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन रहते हैं इजी, लेकिन आप लोग करते क्या क्वेश्चन को बड़ा बना देते हो खुद ही सोच के, ऐसे ही करना है, ठीक है, कोई शॉर्ट तरीका नहीं अपनाना है। देखता हूँ यहाँ पर शॉर्ट तरीके भी होते हैं, वैसे में क्या कन्फ्यूजन होगी, तो इसी हिसाब से आपको देखना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ मोल प्रभाष की, ठीक है, यहाँ पर मैं मोल प्रभाष की बात करता हूँ। मोल प्रभाष होता क्या है, या फिर देखो मोल प्रभाष आ सकता है या फिर मोल अंश आ सकता है, दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, इसीलिए मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पर लिख दी हैं, ठीक है। तो क्या है विलयन में विलेय या विलायक, क्या चीज़, विलयन में विलेय या विलायक में से किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल प्रभाष कहते हैं, ठीक है। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, x से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है विलेय या फिर विलायक में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या और उसमें उपस्थित दोनों घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल प्रभाष कहते हैं, ठीक है। और इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, x से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब विलेय विलायक दो चीज़ें होंगी, उसमें से किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा दोनों जो घटक होंगे उनके कुल मोलों की संख्या को अनुपात को क्या कहते हैं, मोल प्रभाष कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, x से प्रदर्शित किया जाता है। मैं बात करता हूँ, जैसे मैं दो पात्र ले लेता हूँ, एक ये पात्र A है, ठीक है, क्लियर, ये पात्र क्या है A है, और ये पात्र क्या है B है, क्लियर, ये B है। अगर आपको इन दोनों को जोड़ोगे तो एक तीसरा कोई पात्र बनेगा, ऐसा ही मेरा क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देख लो, इसे मान लो A पात्र है, इसका फार्मूला कैसे होता है, अगर A का मोल प्रभाव निकालना है तो इन दोनों से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं क्या करूँगा, पहले का मोल प्रभाव निकालना, मोल प्रभाव को लिखते हैं x से,
XA का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, इनके मोलों की संख्या की आवश्यकता पड़ेगी और इनके मोलों की संख्या की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अगर पहले वाले को निकालो तो पहले वाले के मोलों की संख्या को ऊपर रखेंगे और नीचे क्या करूंगा, बटे में पहले वाले के मोलों की संख्या प्लस दूसरे वाले पात्र के मोलों की संख्या से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए के मोलों की संख्या, क्लियर, ए के मोलों की संख्या अपॉन में ए के मोलों की संख्या रहेगी और साथ में बी के मोलों की भी संख्या आ जाएगी। ये तो पहले पात्र के लिए मेरा फार्मूला था। अगर दूसरा पात्र बी के लिए मैं निकाल रहा हूँ मोल प्रभाज, तो क्या होगा, पहले तो क्या होगा, जो घटक का मोल प्रभाव निकालूंगा उसको सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे ऊपर रखूंगा। तो बी के मोलों की संख्या, बी के मोलों की संख्या अपॉन में बी का रहेगा लेकिन ए का भी आ जाएगा, तो क्या हो जाए, ए के मोलों की संख्या और प्लस क्या हो जाएगा, बी के मोलों की संख्या। ठीक है, आया समझ में, ये दूसरे वाले पात्र का मोल प्रभाव निकल गया। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर विलयन में दो चीजें हैं, क्लियर, अगर एक ए है एक बी है, ठीक, अगर ए का मोल प्रभाव निकालना है ना तो सबसे पहले XA लिखूंगा, क्योंकि मोल प्रभाव को किससे लिखता हूँ, X से लिखता हूँ। अगर ए का निकाला हूँ ना, ए के मोलों की संख्या अपॉन में, क्योंकि दो चीजें हैं ए और बी हैं, तो क्या करूंगा, पहले के मोलों की संख्या प्लस दूसरे के मोलों की संख्या को क्या जोड़ दूंगा, नीचे डिवाइड कर दूंगा। यही तो परिभाषा थी। उसके बाद अगर बी वाले का निकालना हो ना तो क्या करूंगा, XB मतलब बी का मोल प्रभाव इक्वल में क्या हो जाएगा, सबसे पहले जिसका निकालता हूं उसको ऊपर रखता हूं, बी के मोलों की संख्या, और दो चीजें है ना तो दोनों के क्या करूंगा, ऐड करके नीचे डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ क्या हो जाए, ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, बोला जाता है कि जो X पहले का मोल प्रभाव प्लस दूसरे का मोल प्रभाव बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, पहले का मोल प्रभाव प्लस दूसरे का मोल प्रभाव बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। तो इधर मैं ऐड कर लेता हूँ, इधर देख लेता हूँ, देखो XA प्लस XB बराबर क्या होता है, 1 होता है, बोल रखा है। ठीक है, यहाँ मैंने देखो यहाँ दिखाया है। ठीक है, क्लियर, 1 आ जाए तो ये रख दूंगा। तो पहले XA को ऐड करूंगा तो क्या है, ए के मोलों की संख्या अपॉन में ए के मोलों की संख्या और प्लस बी के मोलों की संख्या, प्लस उसके बाद क्या करना, बी के मोलों की संख्या अपॉन में ए के मोलों की संख्या और प्लस बी के मोलों की संख्या इक्वल में 1। ठीक है, अब देखो ये दोनों चीज़ें क्या है, सेम है, तो ये मेरी क्या हो जाएंगी, कॉमन हो जाएंगी। ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या, ऊपर क्या हो जाएगा, ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या, ये हो जाएगा। ठीक है, इक्वल में 1, ये ऊपर नीचे दोनों चीज़ें सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो 1 बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन 1 की वैल्यू यहाँ क्या है, XA प्लस XB, तो क्या हो जाएगा, XA प्लस XB यहाँ से क्या होता है, प्रूव होता है। मतलब कि अगर मोल प्रभाव है, मोल प्रभाव में सदैव आंसर जो आएगा ना वो 1 से छोटा आएगा। क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा एक पात्र का, लेकिन दोनों पात्रों को जब जोड़ूंगा ना तो वहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये मेरा मोल प्रभाव था। ठीक है, इससे क्वेश्चन 100% आता है। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, शायद वैसा अब की बार क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि परसेंटेज में दिया था, तो मैं परसेंटेज वाला नहीं कराऊंगा, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन दूसरा कराता हूँ इसी पे। ठीक है, क्लियर, अगर मैं कराऊंगा ना फिर इसके बाद जब मतलब एक में सारे क्वेश्चन लाएंगे न्यूमेरिकल सिर्फ, ठीक है, तो वहां पर करा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्वेश्चन पर चलता हूं, इसका जो न्यूमेरिकल आता है उस पर चलता हूं। ठीक है, देखो, ठीक है, मतलब कि मोल प्रभाव का जो मतलब कि थ्योरी पार्ट था वो हुआ था। ठीक है, उस पर ये मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है, जो कि यूपी बोर्ड, किसमें, यूपी बोर्ड 2015 में आया था। किसमें, यूपी बोर्ड 2015 में आया था ना। क्वेश्चन क्या है, 36 ग्राम जल, क्या 36 ग्राम जल को लिखता हूँ H2O, ठीक है, जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल, इसको लिखता हूँ C2H5 और OH से लिखता हूँ, ये क्या है मेरा एथिल अल्कोहल है। ठीक है, एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाव, क्या चीज़, मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेता हूँ। क्या दिया है, 46 ग्राम जल है। जो जल का भार है कितना, इधर से देखता हूँ, जो जल का भार है, किसका, जल का भार जो है वो कितना है, 36 ग्राम है। कितना, 36 ग्राम है। ठीक है, जल का भार 36 ग्राम हो गया। अब मैं निकाल लेता हूँ जल का अणुभार, किसका, जल का अणुभार। अगर जल का अणुभार निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, जल को मैं किससे लिखता हूँ, H2O से लिखता हूँ। ठीक है, आपको पता होना चाहिए H कितने, 2 है, 2 × 1 और प्लस का क्या
एक ऑक्सीजन 16 होता है तो क्या हो जाएगा 2 × 9 2 + 16 तो क्या हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा 18। जो जल का अणुभार होगा कितना होगा 18। अब यही मैं जल के मोलों की संख्या निकाल लेता हूँ। क्या चीज़? जल के मोलों की संख्या। जल के मोलों की संख्या किसकी? जल के मोलों की संख्या। अगर मैं जल के मोलों की संख्या निकालूंगा तो क्या होगा? जल का भार मतलब H2O का भार, क्लियर, अपॉन में H2O का अणुभार। किसका? H2O का अणुभार। ये 2 चीज़ें लिखनी है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अगर जल के भार की बात करता हूँ कितना 36 है और नीचे इसकी बात करता हूँ 18 है, तो देखो क्या होगा 18 की 18 18 दूनी 36। जो H2O के मोलों की संख्या आ जाएंगे वो कितनी आ जाएंगे? 2 मोल। कितना आएगा? 2 मोल, क्योंकि 18 दूनी 36, ठीक है। H2O के मोलों की संख्या आ गई, जिसको N से लिखता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, बोर्ड तो यहाँ तक आ रहा था, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ एथिल एल्कोहल का भार। किसका? एथिल एल्कोहल का भार क्या होगा? एथिल एल्कोहल का भार कितना है? वहाँ पर क्वेश्चन में 46 ग्राम। कितना है? 46 ग्राम, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एथिल एल्कोहल का अणुभार निकालता हूँ। क्या चीज़? एथिल एल्कोहल का अणुभार ये निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से। एथिल एल्कोहल का निकाल रहा हूँ, यहाँ निकाल रहा हूँ C2H5 और OH। ये आपको पता होना चाहिए। C का कितना होता है 12, C कितनी है 2, 2 × 12 प्लस हाइड्रोजन कितने 5, हाइड्रोजन का होता है 1 1, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 है, कितने 1 1 × 16 और प्लस 1 1 × 1, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ भी 1 है, ठीक है। 12 दूनी 24, 5 × 9 5, 16 × 9 16, 1 × 9 1, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ क्या 24 1 25, 25 5 30, 30 10 40 46, कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, कितना 46 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अणुभार आएगा वो कितना आएगा 46 ग्राम आ जाएगा, ये भी ठीक है। अब मैं बात इधर करता हूँ, इसको मिटाता हूँ, ठीक है। ऐसे याद रखना, जो मतलब कि एथिल अल्कोहल का अणुभार कितना होता है 46 होता है, ऐसे याद हो सकता है यार, कोई नॉर्मल बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मोबाइल नंबर जब 10 अंकों का याद रख सकते हो ना, तो इसको भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो मैं एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकालूंगा, तो मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पर C2H5 OH के क्या मोलों की संख्या इक्वल में क्या, इसी का भार होगा C2H5 OH का क्या हो जाएगा भार होगा, और इसी का क्या हो जाएगा C2H5 OH का अणुभार हो जाएगा। ये 2 चीज़ें लिखनी है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ जब लिखूंगा क्या आ जाएगा, ये भी 46 ये भी 46, 46/46, यहाँ पर ग्राम ग्राम कट ही जाएगा, 46 डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा 1 मोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 मोल आ जाएगा, जो क्या आएगा C2H5OH के मोलों की संख्या मतलब एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या क्या आ जाएगी 1 मोल आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 मोल आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों का मोल व्यवहार निकालना है, जल का भी निकालना है और किसका एथिल अल्कोहल का भी निकालना है। सबसे पहले मैं जल की बात करता हूँ, XH2O की बात करता हूँ। अगर XH2O निकालूंगा तो सबसे पहले H2O की मोलों की संख्या रखनी पड़ेगी, अपॉन में H2O की मोलों की संख्या रहेगी और किसकी मोलों की संख्या आ जाएगी प्लस C2H5OH के मोलों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। आया समझ में। जो H2O के मोलों की संख्या क्या आई थी 2 मोल आया था, 2 हो गया, H2O का 2 था 2 रख दिया मैंने, और इसका एथिल अल्कोहल का क्या निकला है यहाँ से 1 निकला है, मैं 1 ऐड कर दिया, तो यहाँ से क्या आ जाए 2/3। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा 2/3 को इधर ही डिवाइड कर लेता हूँ, यहाँ पर देखो यहाँ कर रहा हूँ, किससे 2 को 3 से डिवाइड करना, यहाँ पॉइंट यहाँ जो 18 बचे 18 बचे कितने 2, फिर 0.0 18 ये 6 रिपीट करेगा। जो XH2O आएगा, क्या चीज़ XH2O आएगा वो क्या आ जाएगा 0.66, क्या आ जाएगा 0.66 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ किसकी, एथिल अल्कोहल बचा मेरा, क्या बचा इधर मैं शॉर्ट इधर देख ले रहा हूँ, एथिल अल्कोहल जिसको मैं X से लिखता हूँ मोल प्रभाज को, एथिल अल्कोहल C2H5 और OH। सबसे पहले C2H5 के मोलों की संख्या को ऊपर रखूंगा, C2H5OH के मोलों की संख्या अपॉन में क्या H2O तो रहेगा मेरा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाए C2H5OH के मोलों की संख्या, ठीक है। आया समझ में। सबसे पहले C2H5 के OH के मोलों की संख्या कितनी है 1 है, क्लियर, और उसका क्या 2 तो पहले था और 1 इसका, तो क्या आ जाए 1/3। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा यहाँ पर X क्या लिख रहा हूँ C2H5 और OH, ये ऐसे C2H5 और OH, ठीक है।
जब एक को किससे डिवाइड करूँ, सॉरी एक को 3 से डिवाइड करूँगा, यहाँ पॉइंट यहाँ 3 तड़क गए, 9 फिर भी एक बचा यहाँ पर, 3 3 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो मतलब किसका मोल प्रभाज, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज जो आएगा XC2H5OH का जो मोल प्रभाज आएगा वो क्या आएगा 0.33। ये आ गया किसका, ये तो एथिल अल्कोहल का आ गया और H2O का है, मतलब ये दो रहे, एक H2O का यहाँ, एथिल अल्कोहल का यहाँ, ठीक है। तो यही मेरे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाए। मतलब करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन नहीं, आप ही लोग क्या करते हो क्वेश्चन को लेंदी बनाते हो। मतलब क्वेश्चन को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मतलब कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन मेरा था, ठीक है। अब की बार जो 2023 में जो मेरा क्या हुआ था, पेपर हुआ था केमिस्ट्री का, ठीक है, उसमें था क्या, एक क्वेश्चन आया था परसेंटेज वाला, ठीक है। उसको मैं देख लेता हूँ कैसे सॉल्व करना था, ठीक है। यहाँ देख रहा हूँ अभी तुरंत, ठीक है, इसके बाद तुरंत देखता हूँ। यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ ना, ये क्वेश्चन ऐसा था जो क्या था, मतलब कि भारानुसार 30%, कितना भारानुसार 30% ग्लिसरॉल के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। किसकी मोल अंश की गणना कीजिए, जो कि आया था यूपी 2023 में आया था। किस में आया था, यूपी बोर्ड 2023 में आया था, ठीक है। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो देखना कैसे सॉल्व करूंगा, ठीक है। मतलब कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ ना, ग्लिसरॉल कितना था, 30% था, क्या था। अगर ग्लिसरॉल का देखता हूँ तो ग्लिसरॉल था कितना, जो ग्लिसरॉल था वो कितना था, वो था 30%, क्लियर। अब अगर परसेंटेज में वैल्यू आ जाए, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक, घबराना नहीं है। अगर मैं इसका भार की बात करूँगा इसके, तो इसका भार क्या होगा, ग्लिसरॉल का भार जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल का भार, ठीक है। देखना ध्यान से, ये परसेंटेज हट जाएगा बस, तो कितना हो जाएगा 30 ग्राम हो जाएगा। अब ग्लिसरॉल को घोला किस में जा रहा है, ग्लिसरॉल को घोला जा रहा है जल में। किस में घोला जा रहा है, जल में घोला जा रहा है, ठीक है। अगर इसको जल में घोलूंगा, 30% था, पूरा मिश्रण जो है ना, जल और क्या मिलाकर, जल प्लस ग्लिसरॉल मिलाकर जो मिश्रण पूरा है वो कितना है, जल और अगर ग्लिसरॉल को मिलाऊंगा वो पूरा 100% होगा। कितना होगा, 100% होगा। अगर उसमें से क्या 30% ग्लिसरॉल है, क्लियर, 30% ग्लिसरॉल इक्वल में 100%, तो यहाँ पर जल भी साथ में, ठीक है, ध्यान सुनना। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जल जो निकलेगा वो 100% माइनस 30%, क्योंकि उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो जल जो आएगा वो कितना होगा, 70% होगा। कितना होगा, 70% होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है, जल ज़्यादा है, ग्लिसरॉल को क्या किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है। तो वैसे भी जल ज़्यादा होगा तभी उसमें मिलेगा, नहीं तब मिल नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर मैं बात करता हूँ, जल जो है कितना है, जल अगर मैं बात करूँ, जल है यहाँ पर 70%, कितना 70%, ठीक है। लेकिन भार की बात करता हूँ, परसेंटेज हट जाएगा, तो क्या जल का भार कितना आ जाएगा, जल का जो भार आएगा वो कितना आएगा मेरा, यहाँ से देखना कितना आ जाएगा, 70 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 70 ग्राम, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ग्लिसरॉल आया था, ग्लिसरॉल का अणुभार आया था। मैं बात करूँगा ग्लिसरॉल का अणुभार, किसका, ग्लिसरॉल का अणुभार, क्या चीज़, ग्लिसरॉल का अणुभार की मैं बात करूँगा तो क्या हो, देखना ध्यान से। ग्लिसरॉल को लिखता हूँ C3H8 और O3 इक्वल में क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से। इधर देख रहा हूँ C3H8 और O3, C 3 है, होता कितना है 12, H कितने 8, होता कितना है 1, प्लस ऑक्सीजन कितने 3, होता कितना है 16, ठीक है। 12 3 36, 8 का नाम 8 और 16 3 48, ठीक है। अब क्या करूँगा, देखना क्या होगा, ठीक है। 8 8 16, 16 6 22, 22 के 2, ठीक है, क्लियर, कैरी 2, 4 4 3 7 दोनों 92, कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। यहाँ पर जो भार होगा कितना होगा, 92 होगा। अब मैं क्या करूँगा, ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या निकालेंगे, डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर, C3H8 और O3 के क्या, मोलों की संख्या, ठीक है। जब निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका क्या होगा, C3H8 और O3 का क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भार नीचे क्या हो जाएगा, C3H8 O3 का क्या हो जाएगा, अणुभार हो जाएगा, अणुभार, ठीक है, आया समझ में। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो क्या आएगा, भार कितना है 30 है मेरा, ये कितना है 92 है, ठीक है। वाह, कैलकुलेशन तो अच्छी जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखना, मैं लिख रहा हूँ C3H8 और O3, यहाँ पर N, कैलकुलेशन अच्छी जाएगी। सबसे पहले 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 46 आ जाएगा, 15/46 हो जाएगा। मैं इधर डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, ये मिटा दूँ, इसका तो काम हो गया, ठीक है। देखना ध्यान से, इधर देखो,
जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा, जब मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ देखना, इसको जब डिवाइड करूँगा ना, देखो क्या हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करते हैं। ठीक है, ऐसा करूँगा, इसको क्या करता हूँ यहाँ पर 46। ठीक है, क्या 46 से 15 को डिवाइड करना है, यहाँ पर पॉइंट यहाँ 0। ठीक है, अब देखो कितना होता है, 4 3 12, 4 4 16, 3 बार जाएगा। 3 छंग 18 के 8, कैरी कितना 1, 3 चौक 12 1 13। ठीक है, 3 छंग 18, देखो 3 छंग 18 के 8, कैरी कितना 1, 3 चौके 12 1 13। यहाँ क्या बचेगा, इधर से कैरी 10 2 बचेगा, इधर क्या 4 4 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, ये क्या यार भाई, मतलब कि क्या ही किया जाए। ठीक है, वो मैंने डिवाइड किया इतना। ठीक, उसके बाद क्या हुआ यार, मतलब कि मैं बता ही नहीं सकता हूँ। ऐसा हो कि लाइट चली गई। ठीक, फिर मैंने मैक्सिमम 20 मिनट वेट किया, उसके बाद बताओ लाइट आई, तब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया था ना, यहाँ पर क्या मैंने किया, 3 से 3 टाइम जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा देखना ध्यान से, 10 में 8 जाएगा, 2 बचेगा, 4 में 1 3। ठीक है, फिर यहाँ 0। अब क्या करूँगा, ये 0 हुआ ना मेरा, अब मैं इसको 2 टाइम लेके जाऊँगा। कितना होगा 2 टाइम। ठीक है, 2 6 जा 12, 12 का 2, कैरी कितना आ जाएगा मेरा 1, और क्या आ जाए 2 4 जा 8। ठीक है, क्लियर। 4 3 12। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, मैं 2 डिजिट में लेना है तो मेरा मोलों की संख्या क्या आ जाएगी 0.32 मोल, ये आ जाएगा। ठीक है, आज कैलकुलेशन दिक्कत हो समझ लेना आप लोग। ठीक है, क्लियर, ऐसी कैलकुलेशन आती है। अब मैं क्या करूँ, ये तो किसके निकले हैं मोल पर बात, देखना ध्यान से। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ ना, ये मतलब कि ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या निकली है। अब मैं निकालूंगा H2O के मोलों की संख्या, किसकी, H2O। तो यहाँ पर H2O का जो भार था ना, कितना था 70 ग्राम। अगर मैं बात करता हूँ H2O का अणुभार, किसका, H2O का अणुभार, अगर H2O के अणुभार की बात करता हूँ वो कितना आ जाएगा, H2O मतलब 2 × 1 और प्लस 1 × 16, ये ठीक, 2 1 जा 2, 2 + 16 कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ये H2O का क्या है, अणुभार है। क्या है, अणुभार। अब मैं निकालूंगा H2O के मोलों की संख्या, H2O की मोलों की संख्या डायरेक्टली ऐसे लिख लेता हूँ, लिखूंगा H2O का भार हो जाएगा, H2O का भार। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाए, H2O का अणुभार, H2O का अणुभार। ठीक है, आया समझ में। ठीक, अगर मैं बात करूंगा, ये इतना हुआ ना, H2O का भार कितना आया था 70 आया था, यहाँ पर कितना है 70 है। अणुभार की अगर बात करता हूँ वो कितना आएगा 18, कितना 18। ठीक है, अब आपको करना था 2 से डिवाइड करूँगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, मतलब 35/9 आ जाएगा। 35 को डिवाइड करना है 9 से, 9 9 3 27। ठीक है, 15 15 7 जाएगा 8 बचेगा। ठीक है, क्लियर, यहाँ पॉइंट यहाँ 0, कितना आ जाएगा 9 8 72, बचा कितना 8, 9 8 72, मेरा क्या आ जाएगा, वहाँ से आएगा 3.88 मोल। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे H2O के मोलों की संख्या हो गई, क्लियर। अब मेरे से पूछा था कि ग्लिसरॉल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर ग्लिसरॉल का ज्ञात करूँगा तो मेरा क्या आ जाए, XC3H8 और O3, ये आएगा। ठीक है, इक्वल में क्या होगा, इक्वल में होगा, इसको मैं करूँगा C3H8 और O3 के मोलों की संख्या अपॉन में, इसी को लिखूँगा पहले, सबसे पहले C3H8 O3 के मोलों की संख्या और प्लस H2O की मोलों की संख्या। ठीक है, आया समझ में। ये अब मैं इधर कर रहा हूँ साइड में कॉर्नर पे। ठीक है, ध्यान देना, ये मेरा क्या होगा, X तो यही रहेगा, X C3H8 और O3। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी C3H3O3, C3H8O3 की मोलों की संख्या क्या आएगा, आएगा 0.32, यही है ना। अपॉन में नीचे क्या है, ये तो आएगा 0.32 और प्लस क्या आ जाएगा 3.88 आएगा, ये आएगा। जब ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, इधर ऐड कर रहा हूँ साइड में, 3.88 है और फिर क्या है 0.32 है, ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, 8 2 10 का 0, 8 3 11, 12 के 2, कैरी 1, 3 1 4 आ जाएगा इतना। तो मेरा आ जाएगा, ऊपर क्या होगा, ऊपर देखना वही रहेगा 0.32, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा 4.20। अब देखो 2 डिजिट पॉइंट के बाद 2 डिजिट पॉइंट, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 32/420। ठीक है, क्लियर। जब डिवाइड करूँगा तो ये क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, 4 से कर लेता हूँ, किससे 4 से, 4 8 32 और 4 1 4 और 4 5 20। ठीक है,
मतलब कि आ जाएगा 8/105। कितना? 8/105। अब फिर कैलकुलेशन फंसी है, तो मैं क्या करता हूँ, किधर कर लूँ, इधर ही करता हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है। आ जाए मतलब 4/8 4 ही करना, 4 ना जाने पर वो 4×5 सही है, ठीक है। अब आपको 105 से 8 को डिवाइड करना है। यहाँ पॉइंट 0, 1 0 तो फिर 1 0 था ना, यहाँ 0 लगाएगा 0, ठीक है। कितनी टाइम जाएगा? लगभग इसको लेके जाता हूँ, कितने बार जाए? 8 बार तो जाया नहींगा, क्योंकि 8 बार ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार लेके जाऊँगा। तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.07। क्या आएगा? 0.07। तो आ जाए XC3H8 और O3, इतना आ जाएगा। जो आंसर आएगा 0.07 मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो मतलब जो परसेंटेज वाला होता है ना, वो क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ तो एक मैंने निकाला, एक निकालना है तो इसमें एक में से घटा देना, वो मेरा आंसर आ जाए, ठीक है। मतलब कि ये क्वेश्चन है, ठीक। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है। यहाँ पर मैं राउल्ट के नियम की बात करता हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है? राउल्ट का नियम, ठीक है। इसमें होता क्या है, मतलब कि इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर, कौन सा ताप कैसा होना चाहिए? ताप जो होना चाहिए, टेम्परेचर जो होना चाहिए निश्चित होना चाहिए। ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील, कैसा? वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। किसके? मोल भिन्न, या फिर यहाँ पर मोल अंश लिख सकता हूँ। क्या चीज़? मोल अंश के समानुपाती होता है, वही क्या कहलाता है? राउल्ट का नियम कहलाता है, ठीक है। जो कि होता है P बराबर XB ब्रैकेट P0B माइनस P0A प्लस P0A, ये मेरा होता है। मतलब इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक की मोल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है। वही मेरा क्या कहलाता है? राउल्ट का नियम कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? राउल्ट का नियम कहलाता है, जो कि होता है P बराबर XB ब्रैकेट P0B माइनस P0A ब्रैकेट बंद प्लस P0B, यही मेरा राउल्ट का नियम होता है। क्या होता है? राउल्ट का नियम होता है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मतलब पेपर में पूछा ही जाता है, ठीक है। ये हो गया, लेकिन कभी कभी यहीं पर आता है जो मेरा होता है, क्या होता है? तनु विलयनों के लिए राउल्ट का नियम क्या होता है? किसके लिए? तनु विलयनों के लिए राउल्ट का नियम, ठीक है। तनु विलयनों के लिए राउल्ट का नियम, विलयनों के लिए राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम, ठीक है। तनु विलयनों के लिए राउल्ट का नियम क्या होता है? वो मेरा होता है जो कि होता है P0 माइनस PS अपॉन में, यही क्या कर दूंगा? P0 कर दूंगा। क्या कर दूंगा? P0 कर दूंगा। इक्वल में क्या होगा? इक्वल में क्या होगा? स्मॉल w मल्टीप्लाई क्या होगा? कैपिटल M, स्मॉल w मल्टीप्लाई कैपिटल M अपॉन में क्या होगा? स्मॉल m मल्टीप्लाई कैपिटल W। मतलब होगा, मतलब क्वेश्चन जो आते हैं ना, जो न्यूमेरिकल बनते हैं, क्या चीज़? जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो इसी पर बनते हैं। P0 माइनस PS अपॉन में P0 इक्वल में स्मॉल w मल्टीप्लाई कैपिटल M अपॉन में स्मॉल m मल्टीप्लाई कैपिटल W। इसी पर जितने न्यूमेरिकल होते बनते हैं। मतलब कि अगर राउल्ट के नियम से न्यूमेरिकल बनेंगे ना, वो तन विलयनों के लिए राउल्ट पर नियम जो लगता है ना, उसी पर न्यूमेरिकल बनते हैं। फार्मूला क्या था? P0 माइनस PS अपॉन में P0 इक्वल में W मल्टीप्लाई स्मॉल कैपिटल M अपॉन में स्मॉल m मल्टीप्लाई कैपिटल W, ये फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर देखना आप लोग, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मैं बात करता हूँ तन विलयनों के लिए राउल्ट का नियम, क्या चीज़? तन विलयनों के लिए राउल्ट का नियम जो कि होता है P0 माइनस PS अपॉन में P0 इक्वल में स्मॉल w मल्टीप्लाई कैपिटल M, स्मॉल m मल्टीप्लाई कैपिटल W, ठीक है। जहाँ पर क्या चीज़, जहाँ पर ध्यान से देखना क्या क्या होता है। जो मेरा P0 होता है वो क्या होता है, और जो मेरा PS होता है वो क्या होता है? PS यहाँ लिख लेता हूँ PS, और उसके बाद स्मॉल w क्या होता है, और कैपिटल M क्या होता है, ठीक है, और स्मॉल m क्या होता है, और कैपिटल W क्या होता है। इसकी मैं बात करता हूँ, ठीक है। अगर मैं P0 की बात करता हूँ ना, तो वो होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। इसको क्या कहता हूँ? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक है। आया समझ में? ठीक है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अगर PS की बात करता हूँ ना, शुद्ध विलयन का वाष्प दाब होगा, क्या होगा? PS बराबर शुद्ध विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। शुद्ध विलयन का वाष्प दाब, ठीक है, वाष्प दाब, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ स्मॉल w, मतलब छोटा w होगा ना, तो वो मेरा क्या होगा? विलेय का भार। क्या होगा? छोटा w क्या होगा? विलेय का भार। जो चीज़ घुल रही है,
और बड़का एम जो होगा कैपिटल होगा एम, वो होगा विलायक का अणुभार। किसका? विलायक का अणुभार। ठीक है, आया समझ में? ये विलायक का अणुभार हो गया। अगर इसकी बात करता हूँ ना तो क्या होगा? विलेय का अणुभार। किसका? विलेय का अणुभार। ठीक है, आया समझ में? ये विलेय का अणुभार हो गया। अब इसका क्या होगा? विलायक का अणुभार है, विलायक का भार हो जाएगा, विलायक का भार। ठीक है, मतलब कि अगर तन विलयनों के लिए फार्मूला यूज करूंगा राउल्ट के नियम से, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इक्वल में स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम अपॉन में स्मॉल एम मल्टीप्लाई कैपिटल डब्ल्यू। जहां पर पी नॉट क्या होगा? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होगा, पी एस क्या होगा? शुद्ध विलयन का वाष्प दाब होगा, और जो स्मॉल डब्ल्यू होगा वो विलेय का भार होगा। ठीक है, वेट। कैपिटल एम मतलब मास, विलायक का अणुभार, और स्मॉल एम विलेय का अणुभार। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार, ये होगा। इस पर जो न्यूमेरिकल बनते हैं उसको मैं एक देखता हूँ न्यूमेरिकल कैसा होता है। ठीक है, आइए देखता हूँ कैसा न्यूमेरिकल। देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चन को देखूंगा ध्यान से। क्वेश्चन मेरा क्या है? 30 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के भार अनुसार 6% जलीय विलयन, कितने? 6% जलीय विलयन का वाष्प दाब 31.13 mmHg है। यूरिया का अणुभार ज्ञात कीजिए। किसका? यूरिया का अणुभार ज्ञात कीजिए। 30 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब, किसका? जल का वाष्प दाब कितना है? 31.70 mmHg है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं राउल्ट के नियम से लिखूंगा। किसके नियम से? राउल्ट के नियम से। राउल्ट के नियम से। किससे? राउल्ट के नियम से। ठीक है, राउल्ट के नियम का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? फार्मूला होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट। ठीक है, इक्वल में मेरा क्या होगा? इक्वल में जो होगा डब्ल्यू मल्टीप्लाई एम, मतलब कि स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम अपॉन में क्या हो जाएगा? स्मॉल एम और कैपिटल डब्ल्यू। मतलब एक चीज़ छोटी तो एक चीज़ बड़ी, एक चीज़ बड़ी तो एक चीज़ छोटी। ठीक है, अब ये इतनी चीज़ें हो गई मेरी जो फार्मूला मेरा होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जो क्वेश्चन में दिया है। देखो जो पी नॉट होगी वो बड़ी वाली वैल्यू होगी, इसमें और इसमें ये दो चीज़ें दी है ना, ये दोनों चीज़ें सेम है, एक ये चीज़ और एक चीज़। जो बड़ी वैल्यू होगी, ज़्यादा वैल्यू होगी वो पी नॉट की वैल्यू होगी। ठीक है, तो पी ध्यान समझना, पी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी? पी नॉट की वैल्यू, क्योंकि ये बड़ी है उससे। ठीक है, क्योंकि 13 है या 70 है, पी नॉट की वैल्यू आ जाए 1.70 mmHg। ठीक है, ये होगा। अगर मैं पी एस की बात करता हूँ, पी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 1.13 mmHg होगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या करता हूँ? 6% जल है। कितना? 6% जल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? भारानुसार 6% जलीय विलयन है, जो मतलब 6% बहुत ज़्यादा है। स्मॉल डब्ल्यू कितना है? 6 ग्राम हो जाएगा। परसेंटेज को किससे हो जाएगा? ग्राम में हो जाएगा, परसेंटेज करूँगा। ठीक है, अब उसके बाद मैं बात करता हूँ क्या है? जो बड़का है 94, क्या है? वेट। देखो मतलब कि 6% छोटी चीज़ें, 100 में से 6 घटा देंगे तो कैपिटल डब्ल्यू क्या आ जाएगा मेरा? कैपिटल डब्ल्यू आ जाएगा 94 ग्राम। कितना आ जाएगा? 94 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जल में क्या मिलाया जा रहा है? जल में यूरिया मिलाई जा रही है। क्या मिलाई जा रहा है? जल में यूरिया मिलाई जा रही है। यूरिया का अणुभार मुझको याद करना है, तो कैपिटल डब्ल्यू, क्योंकि जल में यूरिया मिला है तो कैपिटल एम का मान कितना होगा? जल का अणुभार कितना होगा? H2O का निकालूंगा यहाँ से, क्या हो जाएगा? 2 × 1 + 1 × 16, तो कितना? 2 × 2 + 16। ठीक है, कितना हो जाएगा? 18। क्या हो जाएगा? 18। जो एम का मान होगा बढ़ के वो कितना होगा? 18 होगा। मेरे को क्या निकालना? छुटक्का एम निकालना है, यूरिया का अणुभार। ठीक है, यूरिया का अणुभार जब निकालूंगा तो यहाँ से देखना क्वेश्चन को ध्यान से। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें पुट करूँगा इसी इक्वेशन में, इस फार्मूले में, तो क्या हो जाएगा? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इक्वल में स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम अपॉन में क्या होगा? स्मॉल एम और कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, सारी चीज़ें पुट करता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या है? 31.70 mmHg। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा? माइनस भी है साथ में, माइनस में क्या हो जाएगा? जो कम वाली है 31.13 mmHg। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा? बड़ी वाली वैल्यू 31.70 mmHg। ठीक है, इक्वल में बात करता हूँ, स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया है? 6 दिया है। ठीक है, और एम कितना दिया है? जो बड़ा एम है वो कितना दिया? 18 दिया। कितना दिया? 18 दिया है। और नीचे बात करता हूँ, छोटा एम मुझको निकालना है, एम को ऐसे रखता हूँ। कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया है? 94 दिया। कितना दिया? 94 दिया। ठीक है, आया समझ में? जब इसको इसमें घटाऊंगा 31 से 31 पूरा चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? 0.70 में से 0.31 घटाना है। ठीक है, तो इधर से मैं क्या करूँगा? सॉरी, क्या घटाना है? 13 घटाना है। 70 में से देखो ये तो 0 हो जाएगा, कोई बात नहीं, 0 हो गया पॉइंट।
अब क्या करना है, 7 0 में से 1 3 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इधर से कैरी 10 10 में 3 7 और यहाँ पर क्या बचा था, यहाँ पर मेरा बचेगा 6 6 में 1 5 5 से 5 7 क्या आ जाए 0.57 mmHg आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में ये तो मेरा आई है 31.70 mmHg, ठीक है। इक्वल में क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा देखना ध्यान से, यहाँ मैं अगर बात करूँगा ना, इसको क्या करूँ, 2 से काटो, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, ठीक है। इतना हो गया। ये मेरा बचा 18 तिहाई 54, ठीक है। और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 47, कितना 47। mmHg से mmHg कैंसिल, ऊपर पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, ऊपर क्या बचा 57 बटे में कितना 31 और 70 इक्वल में 54 और मल्टीप्लाई m भी है साथ में, इस m को भी लिखे ले रहा हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई m 54 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 47 m हो जाएगा, ठीक। आया समझ में। अब मैं बात करता हूँ इधर कॉर्नर पे बात कर लूँगा, छोटे से जगह में बात कर लूँगा, 47 था, ठीक है। अब क्या करूँगा देखना, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, ठीक है। करूँगा तो क्या हो जाएगा 57 मल्टीप्लाई 47 m इक्वल में 54 मल्टीप्लाई 31 70, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से जब मैं m निकालूंगा, यहाँ देखना, जब मैं m निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ें डिवाइड में जाएंगी तो क्या होगा 54 मल्टीप्लाई 31 70, ठीक है। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 57 और मल्टीप्लाई 47 47 हो जाएगा, ठीक है। इतना होगा। जब मैं क्या करूँगा देखना ध्यान से, इसको मैं काटूंगा 3 से, 18 3 54 और 19 3 57, ठीक है। जो मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा 18 57 का जो मेरा आ जाएगा वो आ जाएगा 57 0 60 आ जाएगा, 57 0 60 आ गया। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 893 मल्टीप्लाई करूँगा क्या आ जाएगा 893। जब इसको इससे डिवाइड करूँगा मेरा लगभग आ जाएगा m की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 63.89, ठीक है। कितनी आएगी 63.89। आपको करना क्या है, क्वेश्चन को समझना है, 2-3 बार क्वेश्चन को क्या करो, मतलब कि पॉज करके आगे पीछे करके क्वेश्चन को देख लो, हो जाएगा। मैंने क्या किया, इन दो में से जो ज़्यादा चीज़ होगी वो P0 की वैल्यू होगी और उसके बाद क्या 6% कम है, मतलब बहुत कम मात्रा में, छोटा W क्या हो जाएगा 6% हटाएंगे तो भार हो जाएगा 6 ग्राम, ठीक है। अगर 6 ग्राम है ना तो क्या करेंगे, 100 में से 6 घटाएंगे 94 बचेगा, तो बड़ा W कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जल में मिलाया जा रहा है, किसमें जल में मिलाया जा रहा है ना, तो मेरा क्या हो जाएगा 18 ग्राम, क्योंकि उसका क्या भार जो होगा, सॉरी जो भार अणुभार होगा कितना होगा जल का 18 होगा, क्योंकि H2O होता है 16 16 2 18 हो जाएगा। मेरे को छोटा वाला m निकालना है, छोटा m को यहाँ रखा, ठीक है। फिर मेरा फार्मूला P0 माइनस PS अपॉन में P0 इक्वल में W और मल्टीप्लाई m अपॉन में m मल्टीप्लाई W, ठीक है। बड़ा तो छोटा ऐसा होगा, ठीक है। जो वैल्यू थी मैंने वैल्यू पुट कर दी इसमें 31.70 mmHg और यहाँ पर 31.13 mmHg अपॉन में 31.70 mmHg इक्वल में जो मेरा छोटा W था वो कितना था 6 था, मैंने 6 रख दिया मल्टीप्लाई। उसके बाद कैपिटल M की वैल्यू क्या है 18 आ गई, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, स्मॉल m मुझको निकालना है, यूरिया का अनुभार, क्योंकि यूरिया कम मात्रा में मिलाई जाती है पानी में, ठीक है। वैसे भी अगर कोई चीज़ विले है तो उसको कम ही घोलेंगे, ठीक है, तभी हो पाएगा। तो m निकालना है तो क्या करूँ, m मल्टीप्लाई कैपिटल W क्या था, कैपिटल W 94 था, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, 2 से काटा है, 2 तिहाई 6 और 47 दूना 94, ठीक। उसके बाद इसको इसमें जब घटाओगे तो मेरा क्या बचेगा, 31 में 31 जीरो चला जाएगा और 70 में मतलब 70 में से 13 घटाओगे 0.57 mmHg बचेगा। नीचे क्या था 31.70 mmHg था, ठीक है। इक्वल में 18 3 54 और ये क्या 47 मल्टीप्लाई m ये बचा, ठीक है। अब क्या करना है, पॉइंट से पॉइंट हटा, mmHg से mmHg हटा, तो 57 बटे में 31 70 इक्वल में 54 अपॉन में 47 है। इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 57 पहले से मल्टीप्लाई 47 में इक्वल में 54 मल्टीप्लाई 31 70, इसका इधर हो गया, ठीक है। जब मैं m निकालूंगा तो ये चीज़ें सारी बटे में चली जाएंगी, मल्टीप्लाई वाली बटे में चलेगी, वहाँ देखना। तो मैंने देखा क्या ये 19 से कट जाएगा, सॉरी हाँ कितने से कट जाएगा 3 से कट जाएगा, किससे कट जाएगा 3 से कट जाएगा। तो 3 का नाम 3 और 3 अट्ठे 24, 3 का नाम 3 3 9 27, तो ये 18 17 हो गया। इसका जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा निकला 57,060 और इसका मल्टीप्लाई किया 893 निकला। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा लगभग मेरा जो m की वैल्यू आ जाएगी वो कितने आ जाएगी 63.89 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन ईजी है लेकिन आप लोग खुद ही टफ बनाते हो। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है।
ये तो मेरा क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आगे जो आता है ना, ये तो मतलब कि जो 3-4 चीज़ें मैंने बताई हैं आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले मैंने मोलरता बताया, फिर मोललता बताया, फिर मोल प्रभाज बताया, फिर राउल्ट का नियम बताया, उस पर क्वेश्चन कराया, ठीक है। 2-3 टॉपिक और बच्चे हैं, उसको कर लेते हो। यही बोर्ड में मतलब जो पेपर आता है यही मतलब टॉपिक आते हैं, इससे हट के कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चलिए।